ठीक है, तो 2 मार्क का जो क्वेश्चन है हमारे पास वो सिर्फ 5 क्वेश्चन आने हैं और आपके पास ये सेक्शन 10 मार्क्स का बन जाएगा। मैथ्स में आप ये नहीं कर सकते कि कोई आपने कॉन्सेप्ट यूज करा है और उसका रीजन वहां पे नहीं लिखा है, कोई इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो आपको फॉर्मूला मेंशन जरूर करना है। फॉर 1 मार्क देयर इज 2 मिनट। भाई हर एक मार्क के लिए आपके पास 2 मिनट का टाइम है, वो घर पे प्रैक्टिस करिए और उसको इवेल्युएट कीजिए कि आपको किस सेक्शन में कितना टाइम लग रहा है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बिल्कुल बढ़िया होंगे और आपके एग्जाम की तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथमेटिक्स कोच आशीष भाटिया और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारे कोर मैथ्स और अप्लाइड मैथ्स के लिए सीबीएसई का एग्जाम पैटर्न क्या है। हम लोग तैयारी तो कर रहे हैं बट हमारे को यह जरूर पता होना चाहिए कि हमारा जो पेपर आने वाला है उसमें एग्जाम पैटर्न क्या है, टोटल कितने क्वेश्चन आने हैं, कितने सेक्शन होने वाले हैं, कौन सा सेक्शन कितने मार्क्स का है, किस सेक्शन में कितने क्वेश्चन आने हैं या कैसे क्वेश्चन आने हैं। तो ये सारी बातें हम लोग इस वीडियो के थ्रू कवर अप करेंगे ताकि आपकी प्रिपरेशन और बेटर हो सके। तो स्टूडेंट्स, आपका कोर मैथ्स और अप्लाइड मैथ्स दोनों का एग्जाम एक ही दिन है, विच इज 11 मार्च। और इस बार कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छी बात है कि उनके पास अराउंड 15 डेज का गैप है अपनी प्रिपरेशन को करने के लिए। तो अगर किसी स्टूडेंट की तैयारी कम भी है तो वो इन 15 डेज का फायदा उठा के अपनी तैयारी को बिल्कुल रॉक सॉलिड कर सकता है। और जिनकी तैयारी अच्छी चली रही है तो उनके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो फुल मार्क्स के लिए टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, अब कोर मैथ्स का जो सब्जेक्ट कोड है वो 041 है और अप्लाइड मैथ्स का जो पेपर कोड है या सब्जेक्ट कोड है वो है 241। तो सिर्फ सब्जेक्ट कोड अलग अलग है पर दोनों का ही पेपर सेम टाइम पर सेम डे पर होने वाला है, बस पेपर्स अलग अलग होंगे। अब दोनों ही पेपर का जो हमारे पास, चाहे वो कोर मैथ्स हो अप्लाइड मैथ्स हो, दोनों का ही जो सीबीएसई ने सैंपल पेपर इश्यू करा है उसमें जो मार्किंग स्कीम रखी गई है, जो एग्जाम पैटर्न रखा गया है वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग बात करेंगे जो भी वो दोनों के लिए ही कॉमन होगी। हमारा टोटल पेपर एज यू ऑल नो कि 80 मार्क्स का है जो थ्योरी पार्ट है। देन आपके इसमें 20 मार्क्स जो होते हैं वो आपके इंटरनल असेसमेंट के होते हैं। ठीक है, जो इनका आपके स्कूलों ने अब तक सीबीएसई को जो एवेल्युएशन है वो पूरा भेज दिया होगा। ठीक है, अब ये 80 मार्क्स हमारे पास 5 सेक्शन में डिवाइडेड है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले सेक्शन की तो सबसे पहला सेक्शन जो है वो हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेक्शन है, दैट इज सेक्शन ए, जिसमें हमारे पास 20 क्वेश्चंस आने हैं और हर एक क्वेश्चन हमारे पास 1 मार्क का होना है। सो दैट मींस हमारे पास जो सेक्शन ए है वो टोटल 20 मार्क्स का है। ठीक है, वो टोटल हमारे पास 20 मार्क्स का है। अब इस सेक्शन ए में बचे हमारे पास जो 20 क्वेश्चंस हैं जो ऑब्जेक्टिव नेचर के हैं, उसमें से 18 क्वेश्चन जो हैं आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की फॉर्मेट में होंगे और जो 2 क्वेश्चन हैं आपके पास वो असर्शन रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन के होंगे। असर्शन रीजनिंग का मतलब कि आपको एक स्टेटमेंट दे रखी होगी जिसको हम असर्शन बोलेंगे, पहले आप उसको चेक करोगे कि वो ट्रू है या नहीं। देन उस स्टेटमेंट के लिए आपको एक रीजन दे रखा होगा, आप उसको चेक करोगे कि पहले वो जो रीजन है वो स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं। फिर आप ये चेक करोगे कि क्या जो आपको पहले स्टेटमेंट दे रखी थी जिसको हमने असर्शन बोला उसका करेक्ट रीजन हमारे पास जो सेकंड स्टेटमेंट है वो है या नहीं। या फिर अगर हमारे पास दोनों ही में से कोई एक फॉल्स है तो इसके बेसिस पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। 4 ऑप्शन होते हैं जो फिक्स रहते हैं हमारे पास, जिसमें से पहला ऑप्शन ये रहता है कि जो आपके पास असर्शन और जो रीजनिंग है वो दोनों ही ट्रू है और जो आपके पास रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। फिर सेकंड ऑप्शन आपके पास रहता है कि जो असर्शन और रीजन है वो दोनों ट्रू है बट जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन की। थर्ड हमारे पास ये होता है कि आपके पास असर्शन तो ट्रू है बट रीजनिंग फॉल्स है। और फोर्थ ऑप्शन होता है कि असर्शन फॉल्स है और रीजनिंग ट्रू है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे और एमसीक्यूज में तो आपको पता ही है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन के लिए आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे, आपको करेक्ट ऑप्शन को मार्क करना है। ठीक है, देन ये तो हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट। देन आपके पास जो सेक्शन बी है वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन है। सेक्शन बी में आपके पास वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें भी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप 1 जिसमें 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस होते हैं आपके पास और ऐसे आपको एग्जाम में 5 क्वेश्चन मिलेंगे। तो यानी जो सेक्शन बी है हमारे पास उसकी टोटल वेटेज हमारे पास 10 मार्क्स की रहेगी। ठीक है, तो 2 मार्क का जो क्वेश्चन है हमारे पास वो सिर्फ 5 क्वेश्चन आने हैं
और आपके पास ये सेक्शन 10 मार्क्स का बन जाएगा। देन बच्चे हमारे पास जो नेक्स्ट सेक्शन है दैट इज सेक्शन सी, जिसमें अगेन हमारे पास वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, बट इसको हम बोलते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप 2, जिसमें आपको जो क्वेश्चन का लेवल है थोड़ा बड़ा हुआ मिलेगा, थोड़े बड़े क्वेश्चंस मिलेंगे, बिकॉज ये क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स के होंगे और ऐसे आपके पास टोटल 6 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। तो यानी कि जो सेक्शन सी है हमारा वो हमारे पास 18 मार्क्स का होने वाला है। देन अगर मैं सेक्शन डी की बात करूं तो सेक्शन डी एक इंपॉर्टेंट सेक्शन बन जाता है, बिकॉज इसमें लॉन्ग आंसर टाइप आपके पास क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जिनकी वेटेज रहती है हमारे पास 5 मार्क्स की। तो जितने भी आपके पास बड़े टॉपिक हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल एलपीवी के टॉपिक हो गए, प्रोबेबिलिटी के टॉपिक हो गए, मैट्रिसेस की आपके पास इक्वेशन सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस हो गए। देन अगर मैं कोर मैथ्स की बात करूं तो 3D ज्योमेट्री हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, इस तरह के क्वेश्चन आपको 5 मार्कर में मिल सकते हैं। वहीं अप्लाइड मैथ्स की बात करूं तो बेटा स्टैटिस्टिक्स के, नल हाइपोथेसिस और आपके पास आप इंडेक्स नंबर के ऊपर जो आपके पास क्वेश्चन है उस तरह के क्वेश्चन भी आपको मिल सकते हैं। देन 5 मार्क्स में आपके पास टोटल 4 क्वेश्चन आने हैं, तो दैट मींस इस यूनिट की या फिर इस सेक्शन की जो वेटेज है वो आपके पास 20 मार्क्स होने वाली है। तो आप देख सकते हैं बेटा कि एक सेक्शन ए जो है वो 20 मार्क का है और एक सेक्शन डी 20 मार्क का है, बट सेक्शन ए में 20 मार्क्स अचीव करने के लिए आपको 20 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे और उधर सेक्शन डी में 20 मार्क्स अचीव करने के लिए आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। तो ये भी आपका एक स्ट्रेटेजी का पार्ट बन जाता है कि आपको अपनी प्रिपरेशन किस तरह से चैनलाइज करनी है। देन जो लास्ट सेक्शन बच गया हमारे पास दैट इज सेक्शन ई, जो न्यूली इंट्रोड्यूस सेक्शन है आप लोगों के लिए, विच इज द सेक्शन ऑफ केस स्टडी। तो हमारे पास बेटा 3 केस स्टडीज आनी है हमारे सिलेबस के अंदर, 3 केस स्टडी है और हर एक केस स्टडी आपके पास 4 मार्क्स की होने वाली है। अब हर एक केस स्टडी के अंदर मिनिमम 2 आपके पास पार्ट्स तो होंगे ही होंगे, कई केस स्टडी में आपको 3 पार्ट्स भी मिलेंगे, ठीक है। जिन केस स्टडी के अंदर सिर्फ 2 पार्ट होंगे तो वो दोनों ही पार्ट 2-2 मार्क्स के होंगे, और जिन केस स्टडी में हमारे पास 3 पार्ट्स होंगे वो 1-1 और 2 में चलेगा और थर्ड पार्ट में आपको ऑप्शन भी मिलेगी, ठीक है। तो इस तरह से ये सेक्शन हमारा हो जाता है 12 मार्क्स का। तो ये बेटा हमारे पास ओवरऑल वेटेज है। अगर आप सारे जो ग्रीन कलर में हमने नंबर लिखे हैं इन सबको ऐड करेंगे तो आपके टोटल 80 मार्क्स बन जाएंगे। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न होने वाला है। अब आपने क्या करना है, आपने जो सीबीएसई के सैंपल पेपर है उसको एनालाइज करना है। उसको एनालाइज करके आपको ये देखना है कि कौन से चैप्टर से किस तरह से क्वेश्चन कहां से पूछे गए हैं। जैसे अगर आप कोर मैथ्स का सैंपल पेपर देखेंगे तो उसमें हमारे पास मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट से सबसे ज्यादा एमसीक्यूज पूछे गए हैं। देन हमारे पास बड़े क्वेश्चंस में हमारे को 3D ज्योमेट्री से क्वेश्चन मिलेंगे। देन हमारे पास मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चंस हैं। केस स्टडी में भी आपके पास प्रोबेबिलिटी और एलपीबी के क्वेश्चन इस तरह से आ सकते हैं। तो ये सारी बातें ध्यान रखते हुए अपनी प्रिपरेशन को आपको चैनलाइज करना है। तो जिन टॉपिक से आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं उन पर आपने ज्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि वहां पर गलती के चांसेस बहुत होते हैं। और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं तो आपको पता है कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए हमारी जो आंसर रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत करेक्ट होनी चाहिए, वो एक्यूरेट होनी चाहिए और हर एक रीजनिंग वहां पे लिखी होनी चाहिए। मैथ्स में आप यही नहीं कर सकते कि कोई आपने कॉन्सेप्ट यूज करा है और उसका रीजन वहां पे नहीं लिखा है। कोई इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो आपको फॉर्मूला मेंशन जरूर करना है। तो ये सारी बातें बेटा ध्यान रख के आपको अपना पेपर अटेम्प्ट करना है। और आपको ये ध्यान रखना है बच्चे कि आपका जो टाइम लिमिट है, आपकी जो पेपर देने की टेक्निक है वो आपकी टाइम लिमिट को डिस्टर्ब ना करे। तो मैं बच्चों को एक छोटी सी बात सिखाता हूं कि हमारा टोटल 80 मार्क्स का पेपर है जो हमारे को 3 आवर्स में पूरा करना है। आपको तो 15 मिनट का रीडिंग टाइम भी मिलेगा। अब कुछ जो स्टूडेंट स्मार्ट होते हैं वो रीडिंग टाइम में ही सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर अटैक करके 5-6 क्वेश्चन सॉल्व करके रख लेते हैं, कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको आप ओरली भी सॉल्व कर पाते हो, ठीक है। तो 3 आवर्स का मतलब हो गया 180 मिनट्स, ठीक है। अब हमारे पास 80 मार्क्स के लिए 180 मिनट है। मैं बच्चों को ये बोलता हूं बेटा आप ये समझ के चलो कि आपके लिए फॉर 1 मार्क देयर इज 2 मिनट। भाई हर एक मार्क के लिए आपके पास 2 मिनट का टाइम है, ठीक है। तो दैट मींस हमारे पास 80 मार्क्स का पेपर करने के लिए आपको
160 मिनट से ज्यादा नहीं लगने चाहिए। आपको 160 मिनट से ज्यादा नहीं लगने चाहिए। और जो रेस्ट आपके पास जो 20 मिनट बचे, वो आपको बेटा कंपलसरी बचाने हैं फॉर रिवीजन, फॉर रिवीजन। ठीक है, अपनी रिवीजन के लिए कि कहीं पर आपने कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं करी। कई बार जल्दबाजी में क्या होता है कि आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जब सॉल्व कर रहे होते हैं तो आप अपने पेपर पे तो टिक कराते हैं उसका करेक्ट ऑप्शन, बट एग्जाम शीट में उसको कॉपी करना भूल जाते हैं। तो यहां पर भी आपको ध्यान रखना कि कोई क्वेश्चन आपका मिस ना हुआ हो। कई बार आपने कुछ क्वेश्चन जो आपसे सॉल्व नहीं होता उसको आपने छोड़ दिया होता है कि बाद में जब पूरा पेपर होने के बाद वापस इस पर आएंगे, बट अगर आपका पेपर ही टाइम से पूरा नहीं हुआ तो वो वाला पार्ट भी आपका मिस हो जाता है। तो इससे बेटा ये स्ट्रेटेजी बना के चलनी है। तो उसके अकॉर्डिंग अब आपको ये देखना है कि जैसे सेक्शन ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का है, उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस है हमारे पास 20 क्वेश्चन है। अब 20 क्वेश्चन है, अगर मैं उसके वेटेज देखूं तो 20 मार्क, 20 मार्क मतलब 40 मिनट। अगर आप टेक्निक से चलें तो ये आपके 40 मिनट में पूरे हो जाते हैं, बिकॉज आपको टाइम यूटिलाइज करना है। जो 15 मिनट का रीडिंग टाइम मिलेगा उसमें भी आपको टाइम यूटिलाइज करके कुछ एमसीक्यू सॉल्व करके रखने हैं। और कई बार कुछ एमसीक्यू ऐसे होते हैं जो आपके पास 2 मिनट से पहले ही हो जाएंगे, बिकॉज हमारे पास हर एक क्वेश्चन का जो है वो 1 मार्क है एमसीक्यू के लिए, तो मतलब 2 मिनट है। तो आपको 2 मिनट में पूरा क्वेश्चन पढ़ना भी है, उसको सॉल्व भी करना है। बट कई बार क्वेश्चन इस तरह से भी आते हैं, कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे जरूर मिलेंगे जिनको आप सिर्फ एक बार पढ़ के ही सॉल्व कर लोगे, विद इन 30 सेकंड आपका सॉल्व हो जाएगा। तो वहां जो आपका टाइम बचेगा वो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको हेल्प करेगा कि कई बार आपको अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी आया तो आप वो टाइम वहां पर यूटिलाइज कर सकते हो। तो बेटा आपको अपनी प्रैक्टिस जो आपने प्री बोर्ड्स अपने स्कूल में दिए होंगे उससे भी आपको पता चला होगा कि आपका कौन सा सेक्शन कैसा स्ट्रांग है ना। आप अब कुछ जो पेपर्स हैं वो घर पे प्रैक्टिस करिए और उसको इवेल्युएट कीजिए कि आपको किस सेक्शन में कितना टाइम लग रहा है। क्या आपके पास ये जो मार्किंग हमारे पास लिमिट है, टाइम लिमिट है, इसमें पूरा पेपर हो पा रहा है नहीं हो रहा है, रिवीजन का टाइम मिल रहा है नहीं मिल रहा। तो इस सारी बातों का बेटा आपको ध्यान रखना है और अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी हेल्प चाहिए हमारे से, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। अच्छे से पढ़ते रहिए एंड थैंक यू।